नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइट सन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे आज हम आपको पहले थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट ही मैं आपको लेता हूँ कि मैंने कल आपको क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग के रास्ते जो आए थे वो कौन थे, वास्को डी गामा। मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों कैसे आए थे। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि जब स्टार्टिंग ऐसा नहीं कि हाँ नए नए व्यापार चल रहा था, पहले भी यूरोप और एशिया के व्यापार जो है कुस्तानिया मार्ग से चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, जो कुस्तानिया मार्ग था उस पर तुर्कों का 1453 में आधिपत्य हो गया, मतलब उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया और वहां टैक्स बढ़ा दी। तो ऐसे में लाजमी है दोस्तों कि मतलब वहां से जो व्यापारी व्यापार करेंगे उस रास्ते से उनको मुनाफा उतना नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने नए नए चीजों को खोजने की बात कही। मतलब 15वीं शताब्दी में आपका है क्या कि भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ और पुनः जागरण भी स्टार्ट हुए। अब खोज में व्यापार तो करना ही था, ही साथ ही मतलब अपने धर्म को प्रचार प्रसार भी लोगों ने किया। उसी में मैंने आपको बताया कि मतलब उन्होंने कैरावल जहाज बनाया, जहाज को अपने उन्होंने कहाँ उतारा, तो अटलांटिक और भूमध्य सागरों में उतारे। फिर दोस्तों उस जहाजों को मतलब बताया कि केप ऑफ गुड होप की जो है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज जो है किसने किया, तो बर्थोलोम्यू डियाज ने किया। इसके बाद इसी का रास्ता अपनाते हुए वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करते हैं समुद्री मार्ग से। दोस्तों बात को आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पहुंचते हैं, तो मालाबार तट पर। मालाबार तट में दोस्तों कहाँ, तो केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। इनकी मुलाकात किससे होती है, तो वहाँ के स्थानीय जो राजा थे वो कौन थे, जमोरीन थे। यहाँ तक चर्चा हुई थी, जमोरीन थे। फिर जमोरीन के बाद हमने आपको बताया था कि इनकी किस व्यापारी से मुलाकात हुई भारत में, तो अब्दुल माजिद से हुई। किसे हुआ, अब्दुल माजिद। फिर अब्दुल मजीद से साथ मिलकर इन्होंने व्यापार वगैरह किया और पुर्तगाल में वापस ले जाकर काली मिर्च के व्यापार किए, अन्य मसाले के व्यापार किए। तो इन्होंने एक अनुमान से लोगों ने बताया कि कितना इनको मुनाफा हुआ, तो लगभग 60 गुना जो है दोस्तों मुनाफा हुआ। इसके अतिरिक्त दोस्तों है क्या, ये दोबारा कब आए, मैंने आपको ये भी बताया था 1502 में आए थे। कब आए थे, 1502 में। तो पहला पुर्तगाली में बताया था कि पहला पुर्तगाली यही थे दोस्तों, और दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो अल्वारेज था। वो कब आया, 1500 दोस्तों 3 में आया। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका है क्या कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना वो कौन बना, तो अल्मीडा बना। कौन दोस्तों, अल्मीडा। और अल्मीडा ने मैंने आपको बताया था उसने क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लेकर आई। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। और इस नीति का उद्देश्य क्या था कि अब दोस्तों समुद्री मार्गों पर किसका आधिपत्य होगा, तो पुर्तगालियों का आधिपत्य होगा। उन्होंने भी क्या किया, इस रास्ते में टैक्स वगैरह लगा दिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि वायसराय कौन है, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, शॉर्ट में जिनका नाम है अल्बुकर्क दोस्तों। तो हमने इनको बताया कि ये क्या है, वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक कौन थे, अल्बुकर्क थे। और अल्बुकर्क जो है दोस्तों इन्होंने क्या क्या किया, क्यों इनको वास्तविक संस्थापक माना गया। इन्होंने सबसे पहले 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया और हराने के बाद वहां से गोवा को छीन लिया। फिर गोवा से उन्होंने क्या किया कि दक्षिण पश्चिम जो समुद्री तट था वहां पर उन्होंने कंट्रोल बना लिया और वहां से व्यापार वगैरह जो है करना चालू कर दिया। फिर इसके बाद 1 साल जस्ट बाद मलक्का को इन्होंने जीत लिया। अब मलक्का क्या है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक भाग है। दक्षिण पूर्व एशिया का एक है दोस्तों, एक भाग है मलक्का। इसके बाद जस्ट 4 साल बाद 1515 में इन्होंने क्या किया दोस्तों कि होर्मुज को जीत लिया। अब होर्मुज क्या है दोस्तों, फारस की खाड़ी में एक भाग है। क्या है, होर्मुज क्या, फारस खाड़ी का एक ये भाग है। होर्मुज फारस खाड़ी का भाग है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि दामन और द्वीप पर इन्होंने व्यापारिक केंद्र बना लिए। दामन और द्वीप पर क्या किया, व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके बाद इन्होंने जो भी भारतीय लोग थे उनको अपने प्रशासन में शामिल करना चालू कर दिया। और इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया तो भारतीय महिलाओं का आकर्षण जो है अल्बुकर्क के लोगों की तरफ हुआ। सती प्रथा क्या होती है कि मतलब दोस्तों है क्या कि जब कोई महिला के पुरुष क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उस पुरुष के शव के साथ, लाश के साथ क्या होता है, महिला को जिंदे दफनाने की प्रयास किया जाता है। इसी घटना को सती प्रथा कहते हैं। तो इस पर अल्बुकर्क ने क्या कहा, क्या किया, प्रतिबंध लगाया।
इसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों को उसने प्रेरित किया कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करें। आप भारतीय महिलाओं से क्या करें दोस्तों, विवाह करें, शादी करें। और है क्या दोस्तों, ईसाई धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए भी बढ़ावा दिए। फिर दोस्तों इसके बाद कौन आते हैं, तो कुन्हा आते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पॉइंट लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं। और लिखा है क्या दोस्तों कि सबसे पहले अल्बुकर्क, ये लेक्चर नंबर 2 बात है। लेक्चर 1 में आप देख सकते हैं जो बात हमने आपको समझाई। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा को जीत लिया और फिर गोवा से दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। फिर इन्होंने 1500 आपका है क्या, ये अल्बुकर्क कब आए थे भारत में, 1509 में आए थे। वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक वायसराय भी, मतलब दूसरा वायसराय थे। फिर एक साल बाद 1510 में इन्होंने मलक्का को जीत लिया और होर्मुज को दोस्तों इन्होंने 1515 में जीता, जो फारस की खाड़ी का भाग था। और दामन और दीव को इन्होंने व्यापारी केंद्र बना लिया। फिर स्थानीय लोगों को प्रशासन में शामिल किया, अभी मैंने आपको समझाया। फिर पुर्तगालियों से भारतीय महिलाओं को शादी करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया पुर्तगालियों को, और ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिए। साथ ही सती प्रथा पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए। फिर अब इसके बाद जो उत्तराधिकारी आया, या जो तीसरा नंबर का वायसराय आया अल्बुकर्क के बाद, उनका नाम था कुन्हा, निन्नो डी कुन्हा। पूरा नाम है निन्नो डी कुन्हा। तो इन्होंने क्या किया कि कार्यालय को, कोचिंग कार्यालय कहाँ बनाया था, अल्बुकर्क ने कोचिंग को, ठीक है, अपना कार्यालय कोचिंग को बनाया था। तो इन्होंने अब क्या है क्या कि कार्यालय को चेंज कर दिया। कहाँ से भाई, कोचिंग से इन्होंने गोवा लाया और फिर गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो गोवा को बनाई थी दोस्तों, गोवा को बनाया था। और एक और बात आप दोस्तों, एक बात जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि इस गोवा को पुर्तगालियों का कब्जा कब तक रहा, तो देश आजाद होने के बाद भी 1961 तक रहा था। कब तक रहा था, 1961 तक। और जब भारत में 1961 यानी कि गोवा का विलय भारत में कब हुआ, ये क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 1961 में हुआ दोस्तों। और उस समय वहां का जो जनरल गवर्नर थे जब विलय हुआ, तो कौन थे दोस्तों, तो मैनुअल एंटोनियो। कौन थे, मैनुअल एंटोनियो एल्वांसो दोस्तों, क्या थे, मैनुअल। देखिए जब 1961 में गोवा पर क्या हुआ, भारत पर क्या हुआ दोस्तों, विलय हो गया। इसमें हम आते हैं। अभी थोड़ा कुछ पॉइंट देखें दोस्तों कि 1559 में पुर्तगालियों ने दमन दीव, सालसेट, बेसिन, बम्बई, हुंगली, सेंट थोमे पर क्या कर लिया, इत्यादि पर नियंत्रण कर लिया। तो पूछ लिया जाएगा आपसे 1559 तक पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कहाँ कहाँ कर लिया। तो ऐसे आपको दे देंगे कि मतलब दामन द्वीप ऑप्शन नंबर ए, और बी में साल्ट सेट, सी में बम्बई, और डी में सभी। तो आप क्या लगा देंगे, सभी लगा देंगे, जाने रहेंगे तो लगा देंगे आसानी से आप। अब है क्या दोस्तों, इसके बाद अन्य वायसराय कौन है, तो क्रेस्टो थे और डिसूजा थे दोस्तों। कौन थे, क्रेस्टो और डिसूजा, ऐसे पूरा नाम इनका अल्फांसो डिसूजा है। इसके बाद दोस्तों 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, मैंने आपको बताया था कल की शताब्दी क्या होता है दोस्तों। 17वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि एक साल कम कर लेंगे, यानी एक साल कम मतलब 1699 तक, मतलब 1600 से लेकर 1699 के जो कालक्रम होंगे उसे कहा जाएगा 17वीं शताब्दी। अगर मैं कहूँ 16वीं शताब्दी, मतलब 1500 से लेकर 1599 तक, एक साल कम करके 100 साल बोलते हैं। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो पुर्तगालियों की पहचान है वो कैसी रही, तो समुद्री लूटमार की तरह, तो समुद्री लुटेरे की तरफ पहचान इनका सिमट गया। अब बात करते दोस्तों इनका पतन कैसे हो गया। तो सबसे पहली बात है कि धार्मिक असहिष्णुता नीति के कारण, मतलब इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे भारत में जो अन्य धर्म के लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया। और विरोध किया दोस्तों, तो इस तरह इनके पास सामने एक चुनौती खड़ी हो, जिसके कारण एक पतन की ओर जाने लगे। दूसरी बात दोस्तों है क्या कि जो डच और अंग्रेज थे वो भी भारत में व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार करने के लिए आए तो इन्होंने इनका विरोध किया, पुर्तगालियों ने विरोध किया। अब विरोध किया तो प्रतिस्पर्धा होगी, मतलब कंपटीशन बन गया, एक लोग दूसरे लोग को मारने पर उतारे हो गए। फिर दोस्तों की आगे क्या हुआ कि 1580 में जो आपका पुर्तगाल है वो स्पेन में विलय हो गया। मतलब पतन के इनके कई कारण हैं जो कि आप ऐसे बता सकते किसी को। तो क्या हुआ कि 1580 में क्या हुआ दोस्तों कि जो पुर्तगाल इलाका है वो क्या हुआ, स्पेन में विलय हुआ, स्पेन में मिल गया, ठीक है। अब वो स्पेन का पार्ट हो गया। फिर दोस्तों है क्या कि जो आपका ब्राजील की खोज हुए, तो उन्होंने इंडिया के तुलना में ज्यादातर ब्राजील को महत्व दिया था।
व्यापार के उद्देश्य से। तो उन्होंने इंडिया को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, व्यापार कहाँ करने लगे, ब्राजील को करने लगे। और ये सारे इंडियन बंधन के दोस्तों क्या है, कारण है। अब मैं बात कर रहा था दोस्तों 1961 की, कि गोवा पर इन्होंने कब्जा कब तक किया, तो 1961 तक। अब है क्या कि भारत में गोवा का विलय जो है, गोवा का विलय भारत में कब हुआ, 1961 में। और जब विलय हो रहा था उस समय पुर्तगालियों का जो गवर्नर थे, पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल थे कौन थे दोस्तों, तो मैनुअल एंटोनियो वर्सालो ए सिल्वा। क्या नाम है, मैनुअल एंटोनियो, क्या नाम है, मैनुअल एंटोनियो वर्सालो ए सिल्वा दोस्तों, ठीक है। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय गवर्नर कौन थे, ये भी पूछ लेता आपसे। तो उस समय गवर्नर कौन थे दोस्तों, जोसेफ फेर ईसा। कौन थे, जोसेफ फेर ईसा थे। इसके अलावा आप ये भी बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो पुर्तगालियों ने कंपनी बनाई, जो पुर्तगालियों में जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी का नाम क्या था इंडिया में आने के लिए, तो एस्तादो दी इंडिया। क्या नाम था दोस्तों, एस्तादो डी इंडिया कंपनी नाम था। क्या नाम था, दी एस्तादो डी इंडिया। एस्तादो तो क्या जी, इंडिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों है क्या कि अगर आप बहुत ज्यादा शेयर करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं लाऊंगा। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्तों, वहां पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। उम्मीद है आपसे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे और कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें। और अगर जहां भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उस कमेंट का दूंगा। अगर हमसे कहीं चुक भी होती है तो भी आप मतलब जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपसे यहाँ पे चुक हो गई है। तो दोस्तों आप ज्यादा शेयर करें, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।